हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें प्रारंभ कर दी थी। हमने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की क्लास चल रही थी। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के अंतर्गत हम जियोग्राफी सीरीज प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें एनसीईआरटी के बेस से प्रारंभ किया था। जियोमॉर्फोलॉजी उसकी नियमित कक्षाएं चल रही है, 0 से एकदम एडवांस लेवल तक नोट्स बनाने के फॉर्मेट में चल रही है। इसके साथ में उसके जो फॉर्मेट क्वेश्चन आपको क्लास ली जा रही है उसके एमसीक्यू बैच भी चल रहा है। तो दोनों का शानदार तरीके से कॉम्बिनेशन क्लासें चली रही है, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी शानदार क्लासें चल रही है। और इस सीरीज के अंतर्गत हमने शुरू किया था शैक्षणिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, और पहली क्लास पहले हो चुकी है। इसके अंतर्गत आपको शैक्षणिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, उसके कंसेप्ट जो आपको सिलेबस में दे रखा है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट, फंक्शन और प्रिंसिपल, हमने कंसेप्ट और फंक्शन के बारे में, उसकी संकल्पना, शैक्षणिक प्रबंधन की संकल्पना और कार्यों के बारे में हमने पिछली क्लास के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ा था। एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, और उसमें से क्वेश्चन भी कल आपने देखा होगा संस्कृत वाले, उसमें हिंदी में एग्जाम्स में आ गया था क्वेश्चन पोस्ट कार्ड बुक को लेकर। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको आपने डिटेल से देखा और उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझाओ। निश्चित रूप से आज जो हम बात करने वाले हैं वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसको क्वेश्चंस को कंसेप्ट प्रिंसिपल है क्या उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से आपके मुख्य रूप से थ्योरी के रूप में भी पढ़ेंगे और उसके साथ में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे ही चलते हैं अपन पहले ही क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन विचारधारा से संबंधित, प्रबंधन की विचारधारा से संबंधित सही सुमेलित नहीं है। यह पूछा सही सुमेलित नहीं है, विचारधाराओं के बारे में क्वेश्चन पूछा है, सिद्धांतों के बारे में। तो हम थोड़ी सी बात कर लें प्रबंधन के प्रिंसिपल्स की, सिद्धांत की। यदि हम प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन के सिद्धांत की यदि हम बात करें, सिद्धांत, तो सिद्धांत को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। 4 विचारधाराओं के अंतर्गत, 4 पक्षों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रबंधन का जो स्थिति है, प्रबंधन का अध्ययन है, वो सबसे महत्वपूर्ण यदि उत्पत्ति को देखा जाए तो होती है जो इंग्लैंड के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान तो लोगों से अधिकतम कैसे काम में लिया जाए, अधिकतम रिजल्ट कैसे आए, न्यूनतम लागत में कैसे आए, मजदूरों से अधिकतम काम कैसे करवाया जाए, उस सापेक्ष के अंतर्गत ये प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में सभी विभागों में, सभी जगह, इसके बारे में कल हम बात नहीं की थी, संकल्पना सब जगह सर्वव्यापी, सर्वकालिक हो चुका है। तो हमने इससे बात करें तो विचारधाराओं के सबसे पहले विचारधारा आई थी, उसे हम प्राचीन विचारधाराओं के रूप में देखते हैं कि कौन कौन सी विचारधाराएं आती है। प्राचीन विचारधाराओं के रूप में देखते हैं, प्राचीन विचारधारा हम उस हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग विचारों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी यदि बात करें तो वो आता, दूसरा पक्ष जो है वो है मानवीय, मानवीय विचारधारा से संबंधित, मानवीय। और इसके बाद में आता है व्यवहारिक, व्यवहारिक, और सबसे लेटेस्ट आता है वो व्यवस्था संबंधित विचारधारा। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। यदि हम प्राचीन विचारधाराओं की यदि हम बात करें, प्राचीन विचारधाराओं के अंतर्गत आप सबसे पहले पढ़ते हैं एक वैज्ञानिक विचारधारा। कौन सी विचारधारा? वैज्ञानिक विचारधारा। वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा का यहाँ क्या मतलब है? वैज्ञानिक विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके टेलर महोदय। कौन थे? टेलर महोदय। और टेलर महोदय को आप जानते हैं, इसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। देखिए, टेलर महोदय से पहले क्या था, जो हम काम कर रहे थे, जो फैक्ट्रियों के, इंग्लैंड के अंतर्गत जो फैक्ट्री, औद्योगिक क्रांति दौर काम चल रहा था, उस समय एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि मजदूर जो काम कर रहे थे वो सोचते थे हमारे से बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, लेकिन हमें जो तिनका है, परिश्रमिक है, वो बहुत कम मिल रहा है। और जो काम करने वाला फैक्ट्री वाला मालिक था वो सोचता था ये काम कम करते हैं, तिनका बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, तो काम का व्यवस्थीकरण नहीं हो रहा था। तब टेलर महोदय ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। उन्होंने कहा काम ऐसे मत करो, काम को अलग अलग तरीके से अच्छे से व्यवस्थित करो। काम को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। इसके लिए अलग अलग काम को बांटो, अलग अलग सेगमेंट बनाओ, और सबके ऊपर अलग अलग तरीके से, अलग अलग जिस योग्यता है उस हिसाब से काम करवाओ। और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा परिश्रमिक दो, उसको अच्छा प्रमोशन दो। जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है उसे मतलब उसको डिप्रमोट किया जा सकता है या परिश्रमिक कम दिया जा सकता है। इस प्रकार से क्वालिटी बेस पर अच्छा ऐसा अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करके हम काम को बांट कर अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे बोला जा सकता है, व्यवस्थित
व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जो काम करवाने की कला उन्होंने सबसे पहले इसकी विचार रखा था, वो टेलर महोदय ने रखा था। इसलिए आपके प्रबंधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जनक, यदि विचारधारा का जनक कहा जाता है, वो आपके टेलर महोदय होते हैं। तो नेक्स्ट विचारधारा जो आती है, उसके बाद विचार आती है, वो आती है प्रशासनिक। तो ये पूरे प्रशासन के संबंधित बात की थी, जिन्होंने प्रशासन में पूरे प्रबंधन की बात की थी, प्रशासनिक विचारधारा की बात की जाती है जिसमें, तो वो आए थे। उसके प्रवर्तक यदि माने जाते हैं, वो आता है हेनरी फेयोल महोदय। हेनरी फेयोल महोदय है, वो आधुनिक प्रबंधन के जनक कहा जाता है। हमने डिटेल्स में कल बात की थी, आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फेयोल महोदय है। इन्होंने प्रबंधन के बारे में, कार्य के बारे में मैंने कल बात की थी, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उनके बारे में बात की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था, उन्होंने सबसे पहले, इनको और भी कहा जाता है कि आधुनिक प्रबंधन के जनक तो कहा ही जाता है, इनके प्रबंधन सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। प्रबंधन में सिद्धांतों के जनक, प्रबंधन सिद्धांतों के जनक, इन्होंने सबसे पहले प्रबंधन के बारे में सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, सिद्धांतों के जनक कहा जाता है इनको। ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रबंधन सिद्धांतों के जनक, इन्होंने हेनरी फेयोल महोदय ने 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, 14 सिद्धांत बताया था, कार्यों को बताया था POCCC के रूप में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो उसके सिद्धांतों के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। हम इनके बारे में बात करेंगे अभी, ये कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं आगे क्लास में, जैसे क्वेश्चन आएंगे बात करेंगे। हेनरी फेयोल महोदय ने दिए थे। इसके बाद में यदि सिद्धांत की बात करें तो आपका आता है शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय। जो आपके शास्त्रीय विचारधारा है, ये विचारधारा आपके जो सिस्टम है और मानवीय के साथ में पुल का काम करती है। इनके जो प्रवर्तक थे वो थे लूथर गुलिक महोदय। लूथर गुलिक के बारे में आपने भी अच्छे से पढ़ा है कल वाली क्लास के अंतर्गत। लूथर गुलिक महोदय आपके आता है उर्विक महोदय, इसके साथ में आते हैं आपके मुन्ने वो रेले महोदय, मुन्ने वो रेले। इन्होंने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आपके लूथर गुलिक महोदय को आप जानते हैं अच्छे से। लूथर गुलिक महोदय ने पोस्ट कॉर्प दिया था, 7 कार्यों को बात बताया था, प्रबंधन के 7 कार्य पोस्ट कॉर्प। आपने अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और आपके रिपोर्टिंग और बजटिंग, 7 कार्यों के बारे में बात की थी। और उन्होंने सिद्धांत दिए, इन्होंने भी 10 सिद्धांत दिए। लूथर गुलिक महोदय ने 10 सिद्धांत दिए थे प्रबंधन के बारे में, और उर्विक महोदय ने भी 8 सिद्धांत दिए हैं, और फुने और फेलरे ने भी 4 सिद्धांतों के बारे में बात की है। हम इनके बारे में बात करेंगे। अब हर सिद्धांत याद रहे ना रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फेयोल महोदय ने 14 दिए थे, गुलिक ने 10 दिए थे, उर्विक 8, याद रहे तो ठीक है बोलने वाले। लेकिन क्या क्या सिद्धांत दिए उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कार्यों के बारे में पूरा एकदम डिटेल्स में याद रखना कि पोस्ट कॉर्प दिया था, पोस्ट कॉर्प में हर लेटर का क्या अर्थ होता है वो ध्यान में रखना है। फेयोल महोदय ने जो POCCC दिया था उनके लेटर का ध्यान रखना है, और कार्य कितने हैं कि उसके बारे में ध्यान रखना है। सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल महोदय को कहा जाता है। और इनकी विचारधारा किससे संबंधित थी? प्रशासनिक विचारधारा से संबंधित थी। और लूथर गुलिक महोदय की विचारधारा जो शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित थी। इनको थोड़ा मोटा मोटा आपको याद रखना ही है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आप जानते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो आपको अच्छे से शानदार तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कि विचारधारा से संबंधित प्राचीन विचारधाराओं में एक आती है नौकरशाही विचारधारा। कौन सी विचारधारा? नौकरशाही विचारधारा। नौकरशाही विचारधारा क्या है? नौकरशाही विचारधारा है कि जो व्यक्ति वहां काम करता है, आपका ब्यूरोक्रेसी जिसे बोला जाता है, काम करता है, उसे नौकरशाही बोलता है। इसके मैक्स वेबर थे। कौन थे? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर महोदय है, उन्होंने नौकरशाही के बारे में बात की थी। क्या बात की कि नौकर के किस प्रकार से काम करवाया जाता है, उस तरीके से उन्होंने बात की थी कि नौकर जो काम करता है उसका अल्टीमेट टारगेट ही यही होता है, उसको अच्छे से काम लेना है, उसे अच्छे से काम करवाना है। उसमें कोई मान्यता वान्यता नहीं होती, दया वया कुछ नहीं होता है, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। मैक्स वेबर उस हिसाब से बात करते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए प्रवर्तक यदि बोला जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर महोदय, प्रशासनिक हेनरी फेयोल महोदय, शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित थे आपके लूथर गुलिक महोदय, उर्विक, मुन्ने और रेले महोदय, और नौकरशाही विचारधारा से संबंधित थे मैक्स वेबर महोदय। और यदि मानवीयता के हिसाब से बात करें तो यहां आता है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो महोदय आते हैं। एल्टन मेयो जो आपके है वो है आपके मानवीय संबंध। उन्होंने कहा कि मेल्टन महोदय ने कहा कि केवल आप जो काम करवाना चाहते हैं तो काम का रिजल्ट केवल ऐसे प्रबंधन से नहीं होगा, केवल इस टाइप से वैज्ञानिक तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, वो ठीक है अपने लेवल पर, लेकिन व्यक्ति अल्टीमेट क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, एक मानवीय है, मानव है, तो मानव के नाते उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए कि वो अच्छे से रिजल्ट दे दे।
उस अकॉर्डिंग मेल्टन बेयर ने बात की। इन्होंने हार्थन प्रयोग से किए थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को क्या किया जाए, व्यक्ति को पहले तो अच्छा वातावरण दिया जाए, जो काम कर रहा है उस पर अच्छे प्लेस की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो, प्रकाश मिले उसको। दूसरा, व्यक्ति को मतलब कि वहाँ है तो व्यक्ति का क्या होना चाहिए, व्यक्ति को वहाँ के सिस्टम के बारे में नवाचार करने का अवसर मिले, या फिर कोई समस्या है तो उसके बारे में फीडबैक देने का अवसर मिले। उस प्रकार से व्यक्ति को मैनेज किया जाए मानवीयता के नाते, तो उस प्रबंधन में अच्छा रिजल्ट आता है। तो मानवीय विचार संबंधी एल्टन वेयर ने बात की थी। और व्यवहारिक यदि बात कराए तो आती है चेस्टर्ड बर्नार्ड। व्यवहारिक तौर पर बात करने की बात आए थे चेस्टर्ड बर्नार्ड। चेस्टर्ड बर्नार्ड महोदय। और एक व्यक्ति आते हैं अर्गनिस, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेस्टर्ड बर्नार्ड। मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ये व्यक्ति वे है। इसके साथ में ही एक क्रिस आर्गेनिस व्यक्ति वे हैं। क्रिस आर्गेरिस। आर्गेरिस। क्रिस आर्गेरिस, इसको भी आप लिख सकते हैं क्रिस आर्गेरिस। और व्यवस्था से संबंधित उसके बाद में सिद्धांत आता है। व्यवहारिक है जो व्यक्ति वास्तव में व्यवस्थित तरीके से कैसे काम होता है, व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर यदि बात की जाए, व्यवहारिक सिद्धांत प्रबंधन के बारे में बताया था। और इसके बाद में व्यवस्था संबंधित उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत में तत्कालिक दौर में आता है कि काम सब कुछ संबंध मैनेज कर रहे हो, लेकिन आप व्यवस्था ही ऐसी खड़ी कर दो कि अपने हिसाब से ही अधिकतम रिजल्ट ही आए। जैसे अपन छोटा सा एग्जाम्पल समझे व्यवस्था के तौर पर, हम देखते हैं कहीं पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते, बहुत शानदार सफाई हो रखी है, तो सफाई हो रही है, तो आपको यदि आप गंदगी करने की प्रवृत्ति भी होती है ना, तो आप व्यवस्था उस ढंग से है तो आप अपने सिस्टमेटिक ढंग से आप वहां की क्लीनिंग वातावरण के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। या फिर आपकी जैसे गंदगी चारों ओर पड़ी है, आप हमेशा सफाई के आप सजग रहे हैं, फिर भी आपको मन करेगा तो कहीं पर रैपर्स वगैरह ऐसे डाल दोगे, क्योंकि गंदगी वैसे भी तो गंदगी पड़ी है। तो व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था इस टाइप से कर लो कि आप बहुत शानदार तरीके से उसका रिजल्ट आ जाए। ये इस प्रमोट करता है प्रबंधन को, क्योंकि प्रबंधन का मतलब क्या है, प्रबंधन का अल्टीमेट मतलब ही यही है कि जो आपको संस्था है, संगठन है, जिसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति वहां के भौतिक और मानवीय संसाधनों के किस प्रकार से मैनेज करके अधिकतम रिजल्ट, मतलब कुशलतम और प्रभावी रिजल्ट लेकर आए, कम लागत में अधिक, मतलब कि आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। यही तो प्रबंधन है। और उस प्रबंधन में व्यवस्था खड़ी करना, व्यवहारिक तरीके से, मानवीय है, प्राचीन पक्ष है, ये सब पक्षों को बारे में हम उसको सिद्धांतों के रूप में अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब निम्न में से कौन सा प्रबंधन विचारधारा से संबंधित सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो पहले पता होना चाहिए कौन सा सही है। तो हेनरी फेयोल महोदय आपने पढ़ा है कि प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित है, एकदम सही है। दूसरा लुथर गुलिक है तो वो शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है, ये भी सही है। मैक्स वेबर है वो नौकरशाही विचारधारा प्रतिमान से संबंधित है, ये भी सही है। एल्टन मेयो व्यवहारिक विचारधारा नहीं है, एल्टन मेयो ने अभी पढ़ा था मानववादी विचारधारा से संबंधित है। मानववादी कौन सी विचारधारा संबंधित है, मानववादी विचारधारा संबंधित है। व्यवहारिक विचारधारा की बात की जाए तो आपके आता है पार्कर फॉलेट महोदय और चेस्टर्ड बर्नार्ड महोदय और क्रिस्टल आर्गेरिस, इसके बारे में पढ़ा था आर्गेरिस। ये व्यक्ति है जो आपके व्यवहारिक विचारधाराओं से संबंधित है, लेकिन एल्टन महोदय है वो मानववादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें वो है लुथर गुलिक प्रबंधन की कौन सी विचारधारा से संबंधित है। बहुत सिंपल आ गया। अब आ गया लुथर गुलिक कौन सी शास्त्रीय विचारधारा से है, तो सीधा सिंपल आ। वैज्ञानिक विचार प्रबंधन से कौन संबंध है, टेलर महोदय। प्रशासनिक से हेनरी फेयोल महोदय। क्लासिकल शास्त्रीय से लुथर गुलिक है, उर्विक है, मुन्ने और रेले महोदय। और नौकरशाही विचार से मैक्स वेबर महोदय। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। दूसरा है मानसिक क्रांति प्रबंधन किस विचारधारा से संबंधित। मैंने अभी वैज्ञानिक विचारधारा में बताया था लोगों को किस प्रकार से मेंटली मैनेज करना, ये काम को कैसे व्यवस्थित तरीके से करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब बात की थी वो उसे मानसिक क्रांति भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा को मानसिक क्रांति प्रबंधन से संबंधित भी होता है। मेंटल रूप से आपको कार्य को व्यवस्थित करना है, उस समन्वय में बिठाना है, जो व्यक्ति नियोक्ता और मजदूर के बीच में आपस में इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बिठाना है कि अधिकतम रिजल्ट आए, कामों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से किया जाए। ये सब कुछ होगा। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आपके क्या कहलाता है, ये सभी आपके मानसिक विचारधारा से संबंधित है। तो ये मानसिक वैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फेयोल ने किसी संगठन में लाल फीताशाही दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया था।
या क्वेश्चन पूछा है हेनरी फेयोल महोदय है वो क्या कर रहे हैं कि संगठन में लाल फीताशाही। तो हेनरी फेयोल महोदय में अभी बात की थी, इन्होंने प्रबंधन के संबंधी 14 सिद्धांत दिए थे। पहले तो ये समझो कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत। तो हम पहले 14 सिद्धांतों के बारे में बात करें, फिर हम बताएंगे कि हेनरी फेयोल की लाल फीताशाही दूर करने की समस्या कैसे खड़ी हुई थी और किस प्रकार से उसका समाधान निकालना है। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के सिद्धांतों की यदि हम बात करें, प्रबंधन सिद्धांतों के अंतर्गत आपके 14 बातें कही थी, जिसके अंतर्गत आपका कार्य विभाजन है, अधिकार उत्तरदायित्व है, अनुशासन है। आपका मतलब इन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो किसी संगठन में काम कर रहा है उसका कार्य का क्या करना है, विभाजन करो। काम को सभी एक साथ में नहीं, कार्य को अलग अलग भागों में क्या कर दो, कार्य को बांटो, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य को बांटो। फिर उसके साथ में अधिकार और उत्तरदायित्व, कार्य को जब बांट रहे हो तो उसका अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। जब अधिकार दोगे तो उसके बाद में आपको उसके कार्य के प्रति उत्तरदायित्व भी ठहराओ, जो उसमें क्या सही हो रहा है या गलत कर रहे हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब होगा जब वो उसके कार्य करने के लिए क्या हो, अधिकारी हो, तभी वो काम के लिए क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर उन्होंने कहा काम विभाजन कर रहे हो उसके साथ में आपको अनुशासन भी रखना है, उसके साथ में आदेश की एकता होनी चाहिए, यूनिटी इन कमांड। आप हर कोई व्यक्ति आ रहा है, नीचे जो काम कर रहा है सभी कोई ना कोई काम दे रहे हैं, तो फिर काम होगा क्या, नहीं। ऊपर से जिस व्यक्ति का ड्यूटी बनती है उसको आदेश देने की, वही व्यक्ति का आदेश देगा। तो क्या होना चाहिए, आदेश में एकता होनी चाहिए। जो आदेश दे रहा है, जो आपका पद सोपान है, उस अकॉर्डिंग जिसको आपको आदेश करना है उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आदेश। नीचे निर्देश की एकता, डायरेक्शन क्या दे रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के अनुमुख आपको डायरेक्शन देना है, निर्देशन देना है। जो कार्य करवा रहा है वो एक में एकता होनी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति तो एक ही दे रहा है, कमांड एक ही दे रहा है, लेकिन अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरीके से काम दे रहा है, ऐसा नहीं। जो काम दिया जा रहा है उसी फील्ड के अंतर्गत आपका उसी निर्देश की क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व। अब जो व्यक्ति काम कर रहा है वह कमेटी के अंदर, संगठन के अंदर काम कर रहा है, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों को आप काम दे रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत हित टकराते हैं। व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखना, आपको देखना है कि जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन के में उसका साझा हित क्या है, सामूहिक हित क्या है, उस हित को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और उसका जो काम कर रहा है उसको अच्छा परिश्रमिक मिले, सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण होना चाहिए, स्केलर व्यवस्था हो। स्केलर व्यवस्था का मतलब है पद सोपान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो काम कर रहे हो उसमें पद सोपान होना चाहिए। पद सोपान का मतलब क्या है, स्केलर क्या है, पद सोपान, कार्य है उससे ऊपर सबसे लीडर है वो व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये अलग अलग भागों में बांटा, बी सी व्यक्ति, उसके नीचे डी व्यक्ति है, उसके नीचे मानो कि ई व्यक्ति है। और इसी प्रकार से इधर देखा जाए तो यहाँ से पी है, यहाँ क्यू व्यक्ति आ गया, यहाँ आर आ गया और यहाँ पर एस व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया, डिवाइडेशन करके पद सोपान किया, उसको बोलते हैं स्केलर व्यवस्था बोलते हैं। सबसे ऊपर उसके नीचे ये व्यक्ति, उसके नीचे ये व्यक्ति, उसके ऊपर से मतलब टीम वर्क काम होना चाहिए, डिविडेशन के साथ में काम होना चाहिए, स्केलर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके एक ऑर्डर होना चाहिए, निश्चित ऑर्डर है, इसके अंदर बना दिया, इसका ऑर्डर निश्चित ऑर्डर है, इस पोस्ट पे है, इस पोस्ट पे है, इससे ऊपर ये वाले पोस्ट है, इस प्रकार से ऑर्डरनेस होना चाहिए। फिर सब में समानता भी हो, समता हो, सबके पास में क्या हो, सब व्यक्ति है तो सब एक ही पोस्ट पे जो काम करे उसके हिसाब में क्या होना चाहिए, समान तरीके से व्यवहार होना चाहिए, ये भी जरूरी है। फिर कार्मिकों के कार्य का स्थायित्व होना चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे सुरक्षा की भी गारंटी तो होनी चाहिए, ये काम कर रहा है उसको दी जाएगी, जो आप अच्छा काम करोगे तो आप परमानेंट हो, उसका स्थायित्व की गारंटी भी होना चाहिए। इसके साथ उनका इनिशिएटिव, जो काम कर रहे हैं उसको व्यक्तियों को कुछ ऐसी लोचशीलता होनी चाहिए कि वो कुछ नया इनिशिएटिव कर सके, उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट आता है। उनका सहयोग की भावना, एक जो व्यक्ति काम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की क्या होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, आपस में एक दूसरे मिलजुल कर रहे, ऐसी व्यवस्था यदि होगी। सिद्धांतों के रूप में 14 बातें कही थी, 14 सिद्धांत दिए थे। सिद्धांतों के अंतर्गत इन्होंने कहा इस प्रकार से यदि किसी संगठन में काम होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, अधिकतम आता है। तो उन्होंने जब ये बताया था, उन्होंने ये व्यवस्था की थी, जब स्पेशली ये जो स्केलर व्यवस्था की थी, स्केलर व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, पद सोपान की व्यवस्था हुई। पद सोपान के दौरान क्या होता है कि कोई एक फाइल है, फाइल व्यक्ति के पास में, ई नामक व्यक्ति सबसे नीचे है, इसके पास फाइल है तो इसके पास में ये ऊपर जाएगी, इसके ऊपर से ये वापस साइन करके ऊपर भेजेगा, इसके ऊपर करके वापस ये ऊपर जाएगा, इसके बाद में वापस सबसे ऊपर के पास में जाएगी, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से फाइलें चलती है। तो क्या होता है, इससे लाल फीताशाही आ जाती है। इससे क्या आ जाती है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब क्या हुआ, लाल फीताशाही का मतलब ये होता है काम में बिना मतलब की देरी, टाल मटोल, फाइल जा रही है, फाइल घूम रही है, बस एक 6 महीने लग रहे हैं, फाइलें चढ़ रही है, फाइल आगे से आगे बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, काम में देरी होती है, काम फटाफट नहीं होता, काम में क्या हो जाती है, काम में देरी समस्या, ये बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो इसको दूर करने के लिए ही हेनरी फेयोल ने एक आपका सिद्धांत दिया था, ग्रीक प्लांक सिद्धांत दिया था, ग्रीक प्लांक।
ग्रीक प्लांक सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो ग्रीक प्लांक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि यदि समस्या खड़ी हो जाए, ग्रीक प्लांक या गैंग प्लांक कहते हैं, सॉरी गैंग प्लांक, इसे गैंग प्लांक, गैंग प्लांक, गैंग प्लांक की बात कही थी। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जब फाइलें आप इधर उधर से बता रहे हो और इधर बढ़ाकर काम में देरी हो रही है, या इस व्यक्ति के साथ में कोई काम है, तो आप इस तरीके से यहाँ से ऑर्डर ले रहे हो, पीछे फिर नीचे से लेकर बाहर तक व्यक्ति के पास फाइल पहुंच रही है, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर देते, एक समान रूप से विभाजक होते, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ हो सके, मतलब ई का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट एस से हो जाए, आर का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट किससे हो जाए, आपका आर, और सी का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट किससे, क्यू से भी हो जाए, ऊपर भी भेजना पड़े डायरेक्ट, यदि काम है तो डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट भी कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए किसी संगठन के अंतर्गत, ताकि क्या हो, उसका नाम दिया उसने गैंग प्लांक, उसने लाल फीताशाही को दूर करने के लिए, बिना फालतू की देरी को दूर करने के लिए ऐसी उन्होंने व्यवस्था की बात की थी। तो ठीक है, हेनरी फेयोल महोदय के अनुसार तो आपका क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, हेनरी फेयोल महोदय ने लाल फीताशाही दूर करने के लिए निम्न से किसका सुझाव दिया, तो गैंग प्लांक का सुझाव दिया था। स्कंदर महोदय, हमने पद सोपान की व्यवस्था की बात की थी। एक्स वाई सिद्धांत क्या है, एक्स वाई सिद्धांत कुछ नहीं है, आप अभी देखेंगे कि किसी भी संगठन के अंदर काम करवाना है तो टीम है, उसमें मोटिवेशन भी जरूरी है कि नहीं है, अभी प्रेरणा भी महत्वपूर्ण है, हम कल बात की थी कार्य के रूप में, उस काम कर रहे हैं वहाँ मोटिवेशन भी होना चाहिए। और मोटिवेशन के लिए है ना अलग अलग सिद्धांत आए, मोटिवेशन के लिए सिद्धांत आए हैं मुख्य रूप से तीन सिद्धांत, तीन व्यक्ति आए। एक आए थे आपके मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था उसने मोटिवेशन के अलग सिद्धांत दिए। इस प्रकार से एक व्यक्ति आए थे आपके एक्स वाई सिद्धांत दिया था, आपके एक्स वाई का सिद्धांत जो आपका सिद्धांत होता है एक्स वाई का सिद्धांत। एक व्यक्ति आए थे आपके, क्या नाम है उनका एक बार के लिए, मोटिवेशन कि किसी भी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर आपको अच्छा प्रबंधन करना है तो उसमें क्या चाहिए, उसमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो एक्स वाई का सिद्धांत दिया था मैकग्रेगर ने एक्स वाई मैक्स दिया था, और हजबर्ग ने सिद्धांत दिया था, हजबर्ग ने सिद्धांत दिया था द्विकारक का सिद्धांत। किसका दिया था, द्विकारक का सिद्धांत। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई का सिद्धांत दे रखा है, मैकग्रेगर ने दिया था, अभी मोटिवेशन का सिद्धांत है। ये मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था और मैकग्रेगर ने दिया था, हजबर्ग ने दिया। थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ भी ले कि आपको किस प्रकार से मोटिवेशन है स्कूल में अंतर्गत है, किस प्रकार से है शैक्षणिक प्रबंधन में होनी चाहिए। तो मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था मोटिवेशन का, उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति काम क्यों करता है, उसकी आवश्यकता क्या है। उन्होंने 5 ऐसे सिद्धांत दिए। सबसे पहले उन्होंने बताया, सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक क्या होती है, जरूरत होती है, शारीरिक आवश्यकता। सबसे पहले व्यक्ति की क्या चाहिए, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या सम्मिलित होता है, शारीरिक आवश्यकता के अंदर सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यक, जो सबसे पहले जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यकता है, सबसे पहले भूख है, प्यास है, उसके खाने की पूर्ति है, तो वो सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए। उसके लिए व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है। उसको भूख लगती है तो काम खाना चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करेगा, व्यक्ति काम करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सबसे पहले व्यक्ति मोटिवेट होता है, तो सबसे पहले मोटिवेट होता है, उसकी आवश्यकताओं को लेकर मोटिवेट होता है। उसके बाद में व्यक्ति यदि मोटिवेट होता है, दूसरे श्रृंखला पाती है, तो व्यक्ति सुरक्षा को लेकर सकती है। जब आपका खाना पूरी हो रही हो, फिर उसको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा किसमें, आपको वातावरण के लिए घर चाहिए, मकान रहने के लिए, मौसमी सुरक्षा के लिए घर चाहिए, फिर आपको अच्छी है तो आपके फ्यूचर को लेकर सुरक्षा चाहिए, या आपको पेंशन मिले इसकी सुरक्षा चाहिए, फिर आपको जो आपका बच्चे है, बच्ची की सुरक्षा चाहिए, खुद की सुरक्षा चाहिए। इस प्रकार से सुरक्षा प्रबंधन की उसके बाद में आता है। पहली आवश्यकता उसको होती है भूखे प्यास मिटाना, भूख मिटाना, तो उसकी सुरक्षा। फिर आपकी दूसरे नंबर पर आती है सुरक्षा के बारे में। फिर जब आपकी व्यक्ति की 2 आवश्यकताएं पूरी हो जाए, शारीरिक आवश्यकता और बेसिक आवश्यकता जिसे बोल सकते हैं, बेसिक आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाए, तब व्यक्ति को चाहिए सम्मान। क्या चाहिए, व्यक्ति को सम्मान चाहिए। सम्मान के रूप में उसे प्रेम चाहिए, इज्जत। अब व्यक्ति को क्या चाहिए, अपने को भाई को चाहिए फुल इज्जत। अब क्या चाहिए, फुल इज्जत की आवश्यकता है। तो मतलब क्या, उसे इज्जत की पूर्ति करनी है। तो इज्जत, जहां इज्जत मिलेगी वो व्यक्ति वहां काम करेगा। यदि दोनों आवश्यकताएं पूर्ति है तो व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, वहां व्यक्ति काम करेगा। ये मैस्लो महोदय कह रहे हैं। इसके बाद में यदि सम्मान मिल गया, उसके बाद में होता है आत्मसिद्धि। आप व्यक्ति को क्या है, आपको व्यक्ति अच्छा सम्मान भी मिल रहा है, आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है, सुरक्षा भाव पूरा अच्छी तरह से, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा अच्छी हो चुकी है। उसके बाद में व्यक्ति को अच्छी इज्जत का भूखा होता है, इज्जत अच्छी मिल रही है। उसके
बाद में व्यक्ति को चाहिए आत्मसिद्धि मिले। इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, मोटिवेशन होता है। अब काम करने के लिए मोटिवेट उस तरीके से होता है। कहता है हर व्यक्ति बिकता है इस जमाने में, बस खरीदने वाला चाहिए। कोई बिक जाता है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, कोई बिक जाता है अपने सुरक्षा भावों की पूर्ति में, कोई सम्मान में बिकता है और कोई आत्मसिद्धि में बिकता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से बिकेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा उसको आवश्यकता क्या है। हर व्यक्ति को किसी न किसी की क्या है, आवश्यकता है। चाहे शारीरिक आवश्यकता हो, चाहे सुरक्षा की आवश्यकता हो, चाहे सम्मान की आवश्यकता हो, चाहे आत्मसिद्धि की आवश्यकता हो। मैस्लो कहता है हर व्यक्ति क्या करता है, उसको किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता है और काम करवाना है आपको उस व्यक्ति से, तो आपको यह देखना पड़ेगा किस प्रकार से व्यक्ति वो मोटिवेट होगा। ये आए। फिर आता है एक्स और ग्रेगर महोदय आए, उन्होंने कहा था कि एक्स और वाई सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति है वो होता है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करके काम करवाना पड़ेगा उसको, मतलब ऐसे टॉर्चर करो उस पर तभी काम करेगा। उसको काम के ऊपर निगरानी करो, उसको तुरंत प्रताड़ित करो तभी काम करता है, उसके नेचर ही ऐसा ही है। एक व्यक्ति होता है वो सब प्रेरित से काम करता है, जहां गया उसकी अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी के हिसाब से काम करेगा। दोनों व्यक्ति को पहचानो, पहचान कर जिसका जैसा स्वभाव उस हिसाब से काम करवाओ, तो आपका क्या होगा, व्यक्तियों में क्लासिफिकेशन का काम करता है ये अभिप्रेरणा। तो जो व्यक्ति को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो वो कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को कंट्रोल के हिसाब से ही दंड है। किसी को जैसे कि आप जानते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है हेलमेट पहनना ही है, तो सरकार ने उसको दंडित करने का भाव रखा। तो इस प्रकार से व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने सब प्रेरित से मोटिवेशन के साथ में काम करते हैं, मोटिवेशन अच्छा काम करते हैं, स्कूल में अच्छा टीचर काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो पुरस्कार दिया। जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको रिजाइन करवा देते हैं। तो ये दंड का भाव और सम्मान का भाव इसी प्रकार के सिद्धांत के आधार पर रखा है। नेक्स्ट आता है हजबर्ग का सिद्धांत, तुझे द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विकारक। उनका व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है, काम करवाते हैं ना, काम करवाने में दो प्रवृत्ति होती है। एक तो होती है आंतरिक प्रवृत्ति जो अच्छा काम करने की, एक बाह्य प्रकृति जिसको कोई ना कोई व्यक्ति उसको रोकता है। बाह्य फैक्टर और आंतरिक फैक्टर। आंतरिक फैक्टर उसको काम सही करने की सलाह देता है, बाह्य फैक्टर कोई ना कोई कारक होते हैं जो व्यक्ति को काम को बाधा पैदा करते हैं। इस प्रकार से उन्हें द्विकारक के रूप में विभाजित किया था। तो ये आपकी द्विकारक किसने दिया था, हजबर्ग ने दिया था। ये थोड़ा सा आप जानना पड़ा, मोटिवेशन का जो काम करने का जो आपका अभिप्रेरणा मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, इस प्रकार से थोड़ा सा हमने ये ऑप्शन दे रखा, तो इसलिए हमने थोड़ी सी बात कर ली है। तो क्वेश्चन क्या था, हेनरी फेयोल ने किसी संगठन में लाल फीताशाही दूर करने के लिए निम्नलिखित किस बात का सुझाव दिया था, तो गैंग प्लांक का सुधार दिया था। तो आपको थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है। हमने हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत दिए थे। हेनरी फेयोल आधुनिक प्रबंधन के जनक कहा जाता है, प्रशासनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, उनके बारे में हमने डिटेल से बात की है। नेक्स्ट बात करें कि उसने गुलिक के संगठन के सिद्धांतों में विभागीय संगठनों के आधार पर 4P बताया है। तो ये क्वेश्चन आया है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे ही। यदि आप अभी तक इस चैनल क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप को आपको क्लास पसंद आ रही है। इस चैनल को आपको, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसको लाइक कीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों तक इसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलिक ने संगठन के किसी के सिद्धांतों के विभागीय संगठनों के आधार पर 4P के आधार पर निम्न में से कौन सा आधार नहीं है, क्या करना है, ये पूछा। तो गुलिक महोदय कौन थे, ये लुथर गुलिक महोदय शास्त्रीय प्रवृत्ति थे, शास्त्रीय विचारधारा के संबंधक थे। उन्होंने कितने काम दिए थे, उन्होंने पोस्ट कॉप के माध्यम से 4 फंक्शन कार्यों के बारे में बताया था, पोस्ट कॉप के रूप में बात की थी कल। इन्होंने सिद्धांत भी दिए, इन्होंने कितने सिद्धांत दिए, 10 सिद्धांत दिए। 10 सिद्धांतों की यदि हम बात करें, सिद्धांतों के अंतर्गत आपके वही सिद्धांत है जैसे कि कार्य का पहले विभाजन हो, विभागीय संगठनों का आधार, विभागीय संगठनों के आधार में उन्होंने है ना 4P मॉडल दिया था। क्या मॉडल दिया था, 4P, जिसके अंतर्गत पहला P है वो आपका आएगा, सबसे पहले आपके पास पर्पज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्पज। पर्पज का मतलब आपका उद्देश्य होना ही चाहिए। ठीक है। सेकंड P का मतलब है यहाँ प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया से है, प्रोसेस का मतलब यहाँ क्या है, प्रक्रिया से है। और फिर P का मतलब क्या है, P का मतलब है पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। और उसके बाद में है P का मतलब आपका प्लेस, स्थान या क्षेत्र, स्थान या क्षेत्र। इन्होंने 4 विभागीय संगठनों के आधार पर किसी भी विभाग का अलग अलग संगठन में विभाजित करना है। क्या करना है, विभाजन करना है, विशिष्टीकरण करना है। विशिष्ट मतलब जिस योग्य है उस व्यक्ति को यहाँ पर लागू करना है, जिस योग्यता के हिसाब से उस फील्ड के अंदर जो मैच्योर है उसी को लगाना है। लेकिन विभाग का जो संगठन है उसका विभाग का आधार क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, पहले उस विभाग का क्या उद्देश्य है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है और उसके उपयुक्त क्षेत्र कौन सा। इस 4 प्रक्रियाओं के आधार पर उन्होंने 4Ps का कंसेप्ट दिया था। इसके सही वही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ क्वेश्चन वही पूछा है, गुलिक ने संगठन के विभागीय संगठनों का आधार में 4P में से कौन सा नहीं है। तो आपका व्यक्ति है,
प्रोसेस उद्देश्य भी है, पर्पज है। फिर आपका प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोसेस है, प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोसेस होना चाहिए, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और प्लेस तो आपका है ही है, तो पर्सन, प्रोसेस, पर्पज और प्लेस, ये 4 P है। ये प्रोजेक्ट नहीं था, प्रोसेस है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन गुलिक ने भी 10 सिद्धांत दिए। 10 सिद्धांत कौन कौन से? पद सोपान की व्यवस्था उसमें बताया, उसमें समन्वय होना चाहिए, सचेत समन्वय होना चाहिए, पद सोपान द्वारा समन्वय, सचेत समन्वय, आपको जागरूक रहकर समन्वय करना है, ऐसे नहीं कि किसी को सबको मिला रहे हो, नहीं, कोऑर्डिनेट वेतन व्यवस्थितकरण के साथ में उसका समन्वय हो, समितियों का समन्वय होना चाहिए, विकेंद्रीकरण व्यवस्था हो, कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, एक सेंट्रलाइज, अतिरिक्त सेंट्रलाइज भी नहीं, विवेकेंद्रित होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कार्यों का विभाजन होना चाहिए, आदेश में एकता, कमांड होना चाहिए, स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, और आपका डेलीगेशन सिस्टम, प्रत्यायोजन होना चाहिए, और नियंत्रण के क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। इस 10 बातों को किसने बनाया था? लूथर गुलिक मोदी ने बताया था। ये आपके उर्विक मोदी ने 8 बातें बताई थी, इसको भी एक मैं साथ में लेकर गया हूं। उलिक मोदी ने कहा था, उर्विक मोदी ने 8 सिद्धांत दिए थे। इसके अंदर उद्देश्य की सिद्धांत है, स्केलर व्यवस्था, उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, जो आप अधिकार दे रहे हो उसको रेस्पॉन्सिबल भी ठहराना जाना चाहिए, उसके लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ में समानता, जो काम कर रहे हैं उसको सब समान हो, समन्वय होना चाहिए, जो काम कर रहे हो विभाग है उसका अलग से क्या होना चाहिए, उसका आपका उसको परिभाषित करो, विशिष्टीकरण, उस काम जो कर रहे हैं उसका विशिष्टीकरण, मतलब जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको विशिष्ट तरीके से लगवाओ। आप जैसे मान लो कोई आपका 12th आप पढ़ा रहे हो, स्कूल्स के अंदर प्रबंधन कर रहे हो, स्कूल के अंतर्गत क्या है, जो खेल का पीरियड है, गेम्स है, गेम्स के अंदर आप हर किसी को लगवा रहे हो, ये एक होता पीटीआई होता है आपका, तो उसको लगाओ, उसको काम के लिए फील्ड की उसको नॉलेज है उसको लगाओगे तो उसको विशिष्टीकरण होगा, उस क्षेत्र में विशिष्ट है तो उस क्षेत्र के हिसाब से उसको लगाओगे तो उसका विशिष्टीकरण सिद्धांत होना चाहिए, और उसका कंट्रोल, नियंत्रण तो होना ही चाहिए, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो तो उसका नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में सिद्धांतों में से कौन सा सेट सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सिद्धांतों के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन इन्होंने पूछा कि सिद्धांतों में कौन सा सेट स्कूल प्रबंधन के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो आपको बड़ा मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रबंधन कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता होगी। ये इसके सिद्धांतों को समझने का मतलब ही यही था, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ क्या ऑप्शन दे रखे हैं? डी ऑप्शन में क्या रखा है? देखो, सहयोग होना चाहिए, दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, नियत उत्तरदायित्व होना चाहिए, नियत है या रेस्पॉन्सिबिलिटी, साझा उत्तरदायित्व, सभी का समान रूप से उत्तरदायित्व ठहराया होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है। लचीलापन, अति संरचना, अति रेखीय संरचना नहीं, संरचना होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, अतिरिक्त संरचना भी लाल फीताशाही को देती है। साझा उत्तरदायित्व, समानता, ये भी आपने पढ़ा कि समानता होनी चाहिए प्रबंधन के लिए, विद्यालय स्तर पर समानता होनी चाहिए, अति संरचना ये भी गलत नहीं होगा, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व या फिर आपका साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। फिर आता है सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। तो ये ऑप्शन से पढ़ते हैं डायरेक्ट हमको लगता है, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि उसके प्रबंधन के सिद्धांतों में कौन कौन से फैक्टर काम करने चाहिए। तो उससे ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस मजबूत बनने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप सबको आप देखते हैं, अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जैसे आपने हेनरी फेल 14 सिद्धांत है, उर्विक 10 सिद्धांत है, ये आपके अलग अलग सिद्धांतों को जब हम पढ़ते हैं, सॉरी मैंने कहा उर्विक के 8 सिद्धांत है और लुथर के 10 सिद्धांत है और फेयोल के आपने 14 सिद्धांत देखा था। तो उस प्रकार से आप जब इसको पढ़ते हो तब इस क्वेश्चन को क्या करने का आप सक्षम हो जाते हो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जो बेसिक नॉलेज है उसको डेवलप हो जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। नेक्स्ट है, हार्तन प्रयोग का संबंध किस विचारधारा से है? हार्तन प्रयोग का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि मानववादी विचारधारा थी, मानववादी विचार दृष्टिकोण। कौन से दृष्टिकोण? मानववादी दृष्टिकोण। किसके समर्थक कौन थे? मानववादी के थे एल्टन मेयो। एल्टन मेयो, मेयो ने जो हार्तन जो है उन्होंने ये हार्तन प्रयोग किए थे। उनका व्यक्ति एक मानव है, व्यक्ति को उस हिसाब से काम करवाना चाहिए, उसको सुरक्षा देना चाहिए। मैंने बात की थी पहले शुरुआत में ही, एल्टन समझ आया था कि उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, उस व्यक्ति को अच्छी सुविधा मिले, उसके साथ में व्यक्ति को वहाँ के लोगों के बीच में जो काम है उसकी समस्या समाधान कैसे निकलवा रहे हो, उसको फीडबैक देने का अवसर मिले, उसे कुछ नया करने के लिए, उसको इनिशिएटिव करने के लिए उसे अवसर मिले, तभी व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा। तो हार्तन प्रयोग है किस विचारधारा से संबंधित है? मानव विचारधारा से संबंधित है। नौकरशाही से मैक्स वेबर, आपको मैंने बता दिया था, मैक्स वेबर महोदय। क्योंकि व्यवहारिक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको क्रिस ऑगस्टिस है, एल्टन बर्नार्ड वगैरह मैंने बताया। निर्णयवादी सिद्धांत ये ग्रिफिथ्स ने दिया था, ग्रिफिथ बोलते हैं जिसे, ग्रिफिथ
ग्रिफिथ्स महोदय ने निर्णयवादी सिद्धांत, इन्होंने कहा कि कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके लिए आप अच्छा नियोजन कर रहे हो, प्लानिंग अच्छी करते हो, कैसे होना, उसका निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। आप डिसीजन कैसे लेते हो, वो निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इसलिए निर्णयवादी सिद्धांत, अन्य सिद्धांतों के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत है, उसके अंतर्गत आप निर्णयवादी सिद्धांत भी ग्रिफिथ्स के रूप में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत। इसके बारे में भी मैंने बात कर ली थी। अभिप्रेरणा के 3 सिद्धांत आए थे। 3 सिद्धांतों के अंदर मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत बताया था, जिसमें आपकी शारीरिक आवश्यकता है, फिर आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, फिर आपको सम्मान चाहिए, फिर सम्मान के बाद में फिर भाई को क्या चाहिए था, फुल इज्जत, इज्जत के बाद में क्या चाहिए था, फिर आपको आत्मसिद्धि चाहिए। उस हिसाब से और द्विकारक हर्ज़बर्ग ने सिद्धांत दिया था, व्यक्ति 2 प्रकार से होता है। और इसके बाद में आपका था आपका XY का सिद्धांत आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से 2 प्रकार से व्यक्ति को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपका सिद्धांत क्या है? हर्ज़बर्ग ने आपको 2 भाग, मैकग्रेगर ने 2 भागों में X और Y सिद्धांत दिया था, X Y का सिद्धांत दिया था। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने अभी जो आवश्यकता का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी, इसलिए वापस बात करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ग्रिफिथ्स ने निर्णयकारी सिद्धांत दिया था। अन्य सिद्धांतों में आते हैं निर्णयकारी सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट में हेनरी फेयोल के प्रबंधन से संबंधित कितने सिद्धांत दिए थे? हेनरी बात कर ली थी। हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे। लुथर गुलिक ने कितने सिद्धांत दिए थे? लुथर गुलिक ने 10 दिए थे। लुथर गुलिक ने कितने दिए थे? 10 दिए थे। और फेयोल महोदय ने कितने दिए थे? 14 दिए थे। और आपके 8 सिद्धांत दिए थे उर्विक महोदय ने। 8 किसने दिए थे? उर्विक ने। और 4 सिद्धांत दिए थे मुन्ने और रेले ने। मुन्ने और रेले ने। तो मैंने चारों ऑप्शन दे दिए हैं आपको। हेनरी फेयोल के साथ राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मैंने बता दिया है, ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। विद्यालय प्रबंधन के प्रजातांत्रिक सिद्धांत। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सिद्धांत। तो विद्यालय प्रबंधन में अधिकतम लोगों का क्या हो? भागीदारी हो, सहभागी हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक। तो इसमें एकतंत्रीय निर्माण करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी, उत्तरदायित्व, निर्णय। तो अंडरस्टैंडिंग हो गया आपकी सहभागी सिद्धांत। जब अधिकतम लोगों का भागीदारी होगी तभी वो लोग प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक तरीके से विद्यालय का प्रबंधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे हार्टले के अनुसार शैक्षणिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। तो पता होना चाहिए, हार्टले ने 3 तत्व बताए, शैक्षणिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए थे। उन्होंने एक लिखा है हिंदी के अंतर्गत अदा, फिर आता है आपकी प्रक्रिया, और एक आता है पर्दा। ऐसे यदि इंग्लिश में पढ़ा जाए, अदा का मतलब है इनपुट। इनपुट क्या है? प्रोसेस क्या है? और आपका आउटपुट क्या है? आउटपुट। इसके बताया इनपुट मतलब स्कूल के अंतर्गत तत्वों के 3 तत्वों के रूप में डिवाइड किया था। 3 तत्व होते हैं इसके अनुसार, आपके जे हार्टले के अनुसार अदा, प्रक्रिया और पर्दा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट के रूप में जैसे कि आपका वहाँ बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग यानी आपका परिसर, विद्यालय परिसर है, और फर्नीचर है, जो भी आपके भौतिक संसाधन है, खेल का मैदान है, ये आपके कौन से संसाधन हुए? आपके इनपुट संसाधन में। मतलब विद्यालय के जो उद्देश्य है, उद्देश्य के लिए आप वहाँ इन्वेस्ट क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट क्या? वहाँ जमीन है, स्कूल का बनाया, फर्नीचर का बनाया, खेल का मैदान बनाया। आपके उद्देश्य के रूप में सर्वांगीण बच्चे का विकास करना है, उस विकास के लिए बच्चे को हमने इनपुट किए। वहाँ प्रक्रिया क्या है? प्रशासनिक तंत्र कैसा है? काम कैसे करवाया जा रहा है? व्यवहारिक दृष्टि से प्रशासनिक तरीके से काम हो कैसे रहा है? वो प्रक्रिया, प्रोसेस कैसे काम है, उसको यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है? बच्चों के साथ में खेल का मैदान तो अच्छा है, लेकिन उसका काम भी लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? फुटबॉल, आपके खेल, अलग अलग टेनिस है, क्रिकेट है, सब दे रखा है सामग्री, कि उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस सबको देखना, उस सबको प्रोसेस देखना। डिजिटल बोर्ड लगा लिया, क्या उससे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? कंप्यूटर लैब लगा दी, पुस्तकालय बना दिया, उसके अंतर्गत लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था है, तो क्या उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? प्रक्रिया है या नहीं? फिर उसका आउटपुट, जो उसने आपका इन्वेस्ट किया, इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद में आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट क्या? आउटपुट का मतलब क्या? अच्छे बच्चे निकले, सर्वांगीण विकास वाले हो, बच्चों में चिंतन प्रवृत्ति अच्छी हो, चिंतन विकसित हो, चिंतन अच्छा हो, अच्छा आपका आउटपुट मतलब अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड हो, बच्चे कैसे विकसित हो रहे हैं नहीं, जो आपने इनपुट किया, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए, अपने खिलाड़ी की व्यवस्था अच्छी कर ले, अच्छा बच्चे पढ़े उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था कर ली, अच्छा टीचर बना दिया, तो लगा दिया, उसके बाद में आपको बच्चे का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको देखना। ये सब तत्व होते हैं शैक्षणिक प्रबंधन के। क्या होते हैं? मैनेजमेंट के तत्व होते हैं। तो उन्होंने हार्टले महोदय में तय थे कि 3 तत्व होते हैं, अदा और प्रक्रिया, पर्दा जिसे बोलते हैं। तो इसमें आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रबंधन के द्वारा मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो इसमें कौन सा हार्टले के अनुसार कौन सा तत्व नहीं है? अदा है, पर्दा है। पर्दा ये वाला पर्दा है, सॉरी, पर्दा ये खिड़की वाला हो जाता है, पर्दा यहाँ है, ऐसा वाला पर्दा है। पर्दा है, प्रक्रिया है, प्रणाली नहीं है। इसके अंतर्गत क्या नहीं है?
प्रणाली नहीं है, प्रोसेस है। प्रबंधन के अंदर क्या है? प्रोसेस है, प्रणाली नहीं है। आपका डी ऑप्शन आपसे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। हो गए क्वेश्चंस? ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल्स में क्या पढ़ लिया है, हमने पूरी डिटेल्स के माध्यम से सिद्धांतों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और जो शैक्षणिक मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसकी संकल्पना और फंक्शन जो कार्य है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज की क्लास के अंदर सिद्धांतों के बारे में भी अच्छा पढ़ लिया है। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है। यदि आपको फीडबैक चाहिए, आपको किस प्रकार से क्लासेस चाहिए, ये केवल आपको क्वेश्चंस करवाना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चलाएं सर, आप फालतू में इतने ज़्यादा डिटेल्स में बता रहे हो, पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर करवा, वो करवाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से पता है, हमें तो केवल प्रैक्टिस ही चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्लास अलग लेकर आ सकते हैं और इसकी अलग लेकर आ सकते हैं, आपकी डिमांड पे डिफर करेगा। हमने ऐसा सोचा कि दोनों साथ में लेके जाए, आपका क्वेश्चन भी हो जाए और उसका आपका कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको क्लास ले रहे हो बहुत अच्छे से, यदि आप आगे जाकर कुछ भी अच्छी जो मार्केट में चलता है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमने पढ़ाया कितना एकदम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, एकदम कंसेप्ट वाइज, आपका समय व्यर्थ न कर डायरेक्ट ओप टूप जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं की बिंदुओं के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम और अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में हम और शुरू करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। उसकी हम ये सोचा है हम कंसेप्ट नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। पुराने जो आए हुए क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम्स में पुराना पैटर्न देखा है तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ज़्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन को अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका समय भी व्यर्थ नहीं होगा और डायरेक्ट आपकी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम अभी नए नए हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हमारे जो हम इतना माथापच्ची कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोगों के लिए हितकारी भी हो रहा है। इस सापेक्ष के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।